नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आप देख सकते हैं क्लास 10th का मैथ्स है और आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। ठीक है, इससे पहले के दोनों अध्याय जो हैं वास्तविक संख्याएं और बहुपद, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो पहले इसे पढ़ ले। इस दोनों चैप्टर को पढ़ लेंगे तो यह चैप्टर थोड़ा आपको ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, यह मेरे चैनल के 10th क्लास के गणित वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो चलते हैं हम अपने अध्याय पे। देखिए, यह जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले तो इस अध्याय का चैप्टर का जो नाम है इसका अर्थ समझेंगे, क्या कहना चाह रहा है यह। ठीक, उसके बाद इस चैप्टर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को समझेंगे। ठीक, उसके बाद फिर उन प्रश्नों को हल करने के क्या क्या तरीके हैं उन तरीकों को भी जानेंगे। तो कुल मिलाकर यह जो वीडियो है इस चैप्टर के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, इसके बाद के जो वीडियोज होंगे उसमें हम इसके अंदर के जो अभ्यास प्रश्न हैं, ठीक है, इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, देखिए रैखिक समीकरण को इंग्लिश में कहेंगे लीनियर इक्वेशन, युग्म का मतलब पेयर मतलब जोड़ा होता है, और दो चर वाले मतलब टू वेरिएबल्स। ठीक, सबसे पहले तो हम समझते हैं यह समीकरण क्या है। ठीक है, तो देखिए आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि इस तरह का जो भी चीज़ है उसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसमें बराबर देकर कुछ पद यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ जीरो कर दे या फिर कुछ भी कर दे, जैसे जीरो कर दिए यहाँ पे, यहाँ बराबर दे के 4 कर दिए, ठीक, यहाँ बराबर दे के 2 कर दिए, कुछ भी कर दिए, अब यह जो है यह बहुपद से बदल गया अब किस में, समीकरण में। ठीक है, देखिए समीकरण का मतलब होता है कि जब बराबर हो बीच में और इधर भी कुछ पद हो और इधर भी कुछ पद हो, तो ऐसे प्रश्नों को हम समीकरण कहते हैं। बहुपद और समीकरण में फ़र्क समझ में आ गया आपको। ठीक, सिर्फ अगर इतना ही रहेगा तो यह बहुपद है और बराबर देकर हम कुछ लिख दिए, अब यह हो गया समीकरण। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं यह रैखिक समीकरण क्या है। देखिए आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि बहुपद जो है वह 3 प्रकार का होता है। पहला रैखिक होता है, दूसरा द्विघात होता है, तीसरा त्रिघात बहुपद होता है। ठीक, रैखिक बहुपद में देखिए इसका जो घात होगा वह एक ही रहेगा। देखिए यहाँ पे इसमें चर कौन है, यह चर x है। x का जो घात है देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए चर x है, यहाँ चर y है, इसका घात देखिए एक ही है। ठीक, तो इस तरह के बहुपद जो है रैखिक बहुपद कहलाते हैं। वही जब घात जब 2 हो जाए, पावर 2 हो जाए, उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे चर का पावर कितना है, 2 है, तो यह पूरा बहुपद जो है यह द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ इस बहुपद में देखिए चर का जो मैक्सिमम घात है वह क्या है, 2 है, तो यह द्विघात बहुपद हो गया। वैसे ही त्रिघात बहुपद होता है, चर का जो मैक्सिमम घात हो वह 3 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है, 3, यहाँ x का पावर 2 है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पावर है वह 3 है, तो इस तरह का जो बहुपद होगा वह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक, और जिसका कोई घात ना हो उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। तो वही यहाँ पर देखिए, यहाँ जितने भी हम समीकरण दिए हैं इन सभी में किसी में भी चर का जो घात है वह 1 से ज़्यादा नहीं है। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ y है, यानी चर का जो घात है वह एक ही है। ठीक, तो इसलिए यह सब कहलाएगा रैखिक समीकरण। ठीक है, अब हम समझते हैं यह दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। तो देखिए इस प्रश्न में देखिए यहाँ चर का एगो है, एक एगो चर है, सिर्फ x है। ठीक, इस 2 नंबर में देखिए इस प्रश्न में सिर्फ एक एगो चर है, तो हमको इस तरह के प्रश्नों के बारे में इसमें नहीं सोचना है। ठीक, इस अध्याय में इस तरह के प्रश्न आपको नहीं आएंगे। ठीक है, आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण आएंगे। देखिए यहाँ पे इस समीकरण में देखिए 2 गो चर है, यहाँ x है, यहाँ y है। ठीक, यहाँ 2 गो चर है, एगो यहाँ एगो यहाँ। ठीक, वैसे ही इस समीकरण में देखिए एगो चर यहाँ है, एगो चर यहाँ है। ठीक, तो इस तरह का जो प्रश्न होगा इसको हम लोग कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आ गया आपको। अब यह युग्म क्या है, युग्म को इंग्लिश में कहते हैं पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब होता है 2। ठीक है, यह तो आप जानते ही हैं। तो देखिए इस अध्याय के प्रश्नों को जब आप हल करेंगे तो आपका जो प्रश्न होगा वह रैखिक समीकरण का जोड़ा में होगा। ठीक है, अकेला नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। देखिए यह जो प्रश्न है यह जोड़ा में है। वैसे ही यह प्रश्न देखिए जोड़ा में है, यह प्रश्न भी जोड़ा में है, इसको भी आप हल करेंगे तो यह जोड़ा में ही आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस अध्याय में हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म मिलने वाला है, मतलब जोड़ा मिलने वाला है, और उसमें से हमको क्या करना है, चर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों का हल करने के लिए सबसे पहले तो हमको एक प्रश्न लेना पड़ेगा। तो हम क्या किए, एक हल्का सा प्रश्न लिए हैं। यह प्रश्न क्या है,
मान लीजिए कोई दो लड़का दुकान में आता है, उसको कलम और पेंसिल खरीदना है। पहला लड़का गया तो वह 2 कलम और 3 पेंसिल खरीदा, ठीक है, और दुकानदार उसको उससे कितना रुपया लिया, 21 रुपया, ठीक। फिर दूसरा लड़का जाता है उसी दुकान में, वह 4 कलम और 2 पेंसिल खरीदता है, तो दुकानदार उससे लेता है 30 रुपया, ठीक है। वह दोनों लड़का कलम और पेंसिल का दाम पूछा नहीं है, बस उसको जितना लेना था लिया और कुल पैसा उसको दे दिया। अब आपको ज्ञात करना है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि कलम का मूल्य 100 रुपया और पेंसिल का मूल्य ₹y, ठीक है। अब जैसा ही आप इसको मानेंगे वैसा ही आपका आंसर आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा। आंसर अभी हमको बाद में लाना है, पहले समीकरण हमको ज्ञात करना है कि समीकरण क्या होगा। तो देखिए कलम का मूल्य हम कितना माने, 100 रुपया। तो देखिए 2 कलम है और 3 पेंसिल का मूल्य कितना है, 21 रुपया। तो 2 कलम यानी 2 गुने एक्स, 2 गुने एक्स, क्योंकि कलम का दाम 100 रुपया है। और 3 पेंसिल है तो पेंसिल का दाम कितना रखे हैं हम, ₹y माने हैं। तो 3 पेंसिल का हो जाएगा प्लस 3y, और यह दोनों मिल के, 2 कलम और 3 पेंसिल मिल के कितना रुपया हो रहा है, 21 रुपया। तो बराबर 21 कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक। अब फिर देखिए दूसरे लाइन में क्या करा है, 4 कलम और 2 पेंसिल 30 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो 4 कलम यानी 4 गुने कलम का दाम कितना है, x, तो 4x हो जाएगा, प्लस 2 पेंसिल यानी 2 गुने y, पेंसिल का दाम 2 रुपया है तो 2y हो जाएगा, बराबर यह कितना हो जा रहा है, कुल मिलाकर 30 रुपया हो जा रहा है। अब देखिए आपके पास 2 समीकरण हो गया। कहने का मतलब इस प्रश्न से आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म प्राप्त हुआ, ठीक। तो इस अध्याय में आपको प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है और आप प्रश्न आपको इस तरह से भी मिल सकता है, ठीक। आपको हल करना है। अब हमको इसमें क्या करना है, इसमें चर का मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, तभी ना हमको कलम और पेंसिल का मूल्य ज्ञात होगा, ठीक है। कलम का मूल्य हम x माने और पेंसिल का मूल्य y माने हैं, तो हमको जाहिर सी बात है इस दोनों समीकरण में से x और y का मान ज्ञात करना होगा, तभी हमको इस क्वेश्चन का हल प्राप्त होगा, ठीक। अब देखिए इस प्रश्न को हल करने के इतने सारे तरीके हैं। सबसे पहला तो है ग्राफीय विधि, जिसको ग्राफिकल मेथड करते हैं, और दूसरा है बीजगणितीय विधि यानी अलजेब्राइक मेथड। देखिए बीजगणितीय विधि में 3 विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, ठीक। तो हम इस प्रश्न के सहारे से इस सभी विधियों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं पहला नंबर ग्राफीय विधि यानी ग्राफिकल मेथड से किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो आपको तो हम पहले ही बता दिए कि प्रश्न आपका इस तरीके से भी हो सकता है और प्रश्न डायरेक्टली इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक। आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से आप है तो आपको इस तरह से बीजगणितीय रूप में उसको बदल लेना है, ठीक। अगर इसी तरीके से है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास ग्राफ कॉपी होना चाहिए, ठीक है। ग्राफ कॉपी में हम क्या करेंगे, एक एक्स अक्ष खींच लेंगे, ठीक है, और एक वाई अक्ष। आपको तो पता ही है मूल बिंदु 0 होता है, दाहिने तरफ प्लस 1 2 3 4 होता है, ऊपर में प्लस 1 2 3 4, इधर बाएं साइड माइनस 1 2 3 4 और नीचे माइनस 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। हम क्या करेंगे, इस दोनों यह जो दोनों समीकरण है इसको हम इस तरह से खंड में बना लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से 2 खंड बना लेंगे। हमारे पास 2 समीकरण है तो 2 खंड बना लेंगे इस तरह का, ठीक। आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर चुके हैं 9th क्लास में। देखिए पहले समीकरण जो है 2x प्लस 3y बराबर 21, इसके लिए हम यह खंड लेंगे, और दूसरा समीकरण के लिए यह खंड। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x के जगह पर कुछ मान रखेंगे, और x के जगह पर जब आप कुछ मान रखेंगे तो जाहिर सी बात है y का मान कुछ ना कुछ आएगा, तो हम उसको यहाँ लिख देंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x का मान 3 रख लेते हैं, ठीक। तब जैसा ही आप x का मान 3 रखेंगे वैसा ही यह क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, ठीक। और 6 इधर जाके घट जाएगा तो 21 में से 6 हो गया 15, ठीक है। 3y बराबर 15 हो जाएगा, 3 इन्हें जाकर भाग हो जाएगा तो 3 5 15, 5 मरते भाग लग जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5। तो यानी अगर आप x 3 रखते हैं तो y कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक। वैसे ही अगर आप मान लीजिए यहाँ x की जगह पर 6 रखते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, ठीक है। और 12 जब इधर जाके 21 में से घट जाएगा तो यह हो जाएगा 9, ठीक है। और 3 इधर जाके भाग हो जाएगा 9 में, तो ये आपका y बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो अगर आप x बराबर 6 लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3। आप खुद से करके देख सकते हैं, जोड़ घटा कितना आसान सा जोड़ घटाव है। x बराबर 3 रखेंगे तो y आएगा 5, अगर x बराबर 6 रखेंगे तो y आएगा आपका 3। ठीक उसी प्रकार इस समीकरण को भी हम इस खंड में सजा लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आप x की जगह पर 5 लेते हैं, ठीक है, 5, तो देखिए 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 यानी घट जाएगा 30 में तो यह 10 हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा 10/2 यानी 5, ठीक है। तो अगर आप x बराबर 5 लेते हैं तो y बराबर भी कितना आएगा, 5 ही आएगा इस समीकरण में। अब मान लीजिए आप x बराबर लेते हैं 6, ठीक है, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, 24 30 में घटेगा तो बच जाएगा 6, 2y बराबर 6 तो y बराबर हो जाएगा 3, ठीक।
यानी x बराबर अगर आप छोड़ लेते हैं तो y बराबर आ जाएगा 3। आप इसको जोड़ घटा के देख सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों खंडों को भर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा जो निर्देशांक बिंदु है वह तैयार हो गया इस पर सजाने के लिए। ठीक, देखिए पहला जो निर्देशांक बिंदु है, निर्देशांक बिंदु हमारा एक्स वाई होता है, तो पहला बिंदु यह हो जाएगा, दूसरा बिंदु यह हो जाएगा। दूसरे समीकरण के लिए पहला बिंदु यह हो जाएगा, दूसरा बिंदु यह हो जाएगा। ठीक, तो देखिए पहला निर्देशांक बिंदु हमारा एक्स और वाई में 3 और 5। ठीक है, तो एक्स 3 और वाई 5। देखिए एक्स जाएंगे 3 पर, यहाँ 3, और वाई जाएंगे 5 पर। देखिए 5 आपका वाई यहाँ है, इस बिंदु पर जाएगा, यह हो जाएगा आपका 3, 5। दूसरा जो निर्देशांक बिंदु है वह 6 और 3, यानी 6x और x 6 और y 3 पर। तो देखिए x हम चल जाएंगे 6 और y चल जाएंगे यहाँ देखिए 3 पर, इस बिंदु पर। तो देखिए यह हमारा निर्देशांक हो गया। हम क्या करेंगे, इसको स्केल से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, हमारा एक पहला जो रैखिक समीकरण है यह आ गया। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखिए, यह जो रैखिक समीकरण है इसको रैखिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो ग्राफ पर जो इसका दर्शाया जाता है तो यह सरल रेखा के रूप में आता है। ठीक है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। अब दूसरा समीकरण को देख लीजिए, इसका निर्देशांक बिंदु 5, 5 है, यानी x 5 तो y भी 5। देखिए x अगर 5 है तो y भी 5, यानी यहाँ पे होगा। ठीक है, यही होगा 5, 5, x भी 5 और y भी 5। और दूसरा है 6 और 3। तो देखिए 6 हमारा x यहाँ है और 3 यहाँ है। ठीक है, तो 6, 3 यही बिंदु हो जाएगा, 6, 3। ठीक है, दूसरे समीकरण में भी हम क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को मिला देंगे। अब ध्यान से देखिए, मिलाने के बाद यह दोनों जो समीकरण का जो रेखा है, दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहाँ इस बिंदु पर काट रहा है। अब ध्यान से देखिए हमारा समीकरण कौन सा है, पहला जो समीकरण है इसका यह हम निर्देशांक बिंदु ज्ञात किए हैं, तो पहला समीकरण हमारा यह है। ठीक है, और दूसरा समीकरण का जो रेखा है ग्राफ पर वो यह है, और दोनों समीकरण का जो रेखा है वह एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, यहाँ पर। ठीक, तो जहाँ पर काटेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे काट रहा है, 6 और 3 पर काट रहा है, तो 6 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यह जो 6 और 3 है इसमें कौन x है और कौन y है। तो ध्यान से देखिए यह जो 6 है, यहाँ देखिए यह 6 क्या है, यह x अक्ष पर 6 है। पहला जो होता है यह x होता है और दूसरा y होता है, कोमा के बाद दूसरा y और कोमा से पहले x। तो यह जो है यह x हो जाएगा और यह जो है यह y हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर जो है यहाँ ग्राफ से फट से आ गया, x बराबर 6 और y बराबर 3। हम x क्या माने थे, कॉलम का मूल, तो कॉलम का जो मूल्य है वह क्या आ गया हमारा 6, और y हम क्या माने थे, ध्यान से देखिए पेंसिल का मूल्य। ठीक, तो y पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का जो मूल्य है वह क्या आ गया हमारा 3। ठीक, तो यहाँ से एकदम फट से सोल्व हो गया। तो देखिए आपको यहीं तक अभी ख़त्म नहीं करना है, ग्राफीय विधि में और भी चीज़ को समझना है। देखिए ग्राफीय विधि से जो हम इस प्रश्न का हल किए हैं, ठीक है, यह जो प्रश्न था हमारा, इस प्रश्न को हम हल किए हैं, तो हमारा जो ग्राफ पर जो रेखा बना है इस दोनों समीकरण का वह इस तरह का बना है, एक दूसरे को काट रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर प्रश्न का जो समीकरण होगा इसी तरह से काट देगा। ठीक है, तो हमेशा जो है इस तरह का आलेख नहीं बनेगा, आलेख दूसरा तरह का ही बन सकता है। यानी कहने का मतलब 3 तरह का आलेख बन सकता है। ठीक, पहला तो आलेख ऐसा हो सकता है जैसे एक समीकरण यह हो गया और दूसरा समीकरण यह हो गया। ठीक, एक दूसरे को क्या किया, काट दिया, तो जिस बिंदु पर कटेगा वही बिंदु क्या हो जाएगा, x और y का आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन दूसरा स्थिति यह भी हो सकता है कि यह दोनों रेखा एक दूसरे को काटे नहीं, एक रेखा ऐसे गुजर जाए, ठीक, और दूसरा रेखा जो है ऐसे गुजर जाए। ठीक, यानी दोनों एक दूसरे के समानांतर गुजर जाए। तो जाहिर सी बात है जब दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर होगा तो यह रेखा बढ़ाते चल जाइएगा कहीं तक, यह भी कहीं तक बढ़ाते चल जाइएगा, यह दोनों एक दूसरे से कहीं पर मिलेगा नहीं। ठीक, तो इसका आंसर कैसे ज्ञात होगा, होगा ही नहीं। ठीक, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह x है और यह y है, और यह एक समीकरण का आलेख है और दूसरा समीकरण का जो आलेख है वह भी इसी पर चढ़ गया। ठीक है, ठीक इसी पर, ऐसा भी हो सकता है। तो तीनों स्थिति में हमारा जो समीकरण का हल होगा वह अलग अलग प्रकार का होगा। तो अब ध्यान से देखिए, इस तरह का जो प्रश्न होगा, जैसे पहला समीकरण पर ही दूसरा समीकरण का लाइन चढ़ गया तो यह इसका अनेक हल होगा। ठीक है, यानी x और y का जो मान होगा वह बहुत सारा आ जाएगा, हल अनेक प्रकार का हो जाएगा। ठीक, और दूसरा यह भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए यह x अक्ष है और आपका यह y अक्ष है और एक दूसरे का समानांतर हो गया, तो यह रेखा इस रेखा से कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कहीं तक बढ़ाते चल जाइएगा। ठीक है, तो इस दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा,
समझ में, क्योंकि कहीं मिल ही नहीं रहा है यह दोनों, ठीक। और अगर ऐसा हो कि यह रेखा और यह रेखा एक दूसरे को कहीं किसी एक बिंदु पर काटे, तो इसका क्या होगा, इसका एक हल होगा, इसका जो है एक हल होगा, ठीक। काट दिया तो एक हल, समानांतर चला गया तो कोई हल नहीं, एक्स और वाई का मान आएगा ही नहीं कुछ, ठीक। और एक ही रेखा पर दूसरा समीकरण का रेखा चढ़ गया तो इसका अनेक हल हो जाएगा। क्लियर है? तो अब फिर से देखिए, अगर ग्राफ पर इस तरह का आलेख आता है दोनों समीकरणों का, ठीक है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसको हम कहते हैं संगत युग्म, ठीक है। और इसका कम से कम एक हल होता है, यानी एक्स और वाई का आपको एक मान यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अगर ग्राफ पर इस तरह का आलेख आता है, दोनों एक दूसरे के क्या हो जा रहे हैं, समांतर हो जा रहे हैं, समांतर, तो इसको हम कहते हैं असंगत युग्म, और इसका कोई हल नहीं होता है क्योंकि यह दोनों एक दूसरे को कहीं काटता ही नहीं है, ठीक। और अगर इस तरह का आलेख आ जाता है ग्राफ पर, यानी एक ही रेखा पर दूसरे समीकरण का रेखा क्या कर रहा है, चढ़ जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं संपाती है, ठीक है, इसको संपाती कहते हैं। और इसको हम आश्रित युग्म कहते हैं, ठीक है। और इस तरह का जो समीकरण होगा उसका अनेक हल होगा, बहुत सारा है, एक्स और वाई का मान बहुत सारा आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, हम हल किए हैं ग्राफ पर, ठीक है, इस तरह से हम ग्राफ पर क्या किए हैं, हल किए हैं, हम तब ना हमको पता चला है कि यह जो समीकरण है दोनों, यह इस तरह का है, ठीक। लेकिन आप डायरेक्टली कैसे पता कर सकते हैं कि यह जो समीकरण है दोनों, यह ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, तो इसका एकदम आसान सा तरीका है, ठीक है। अब उस तरीका को हम समझ लेते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि यह प्रतिच्छेदी रेखा दोनों है कि समांतर है या फिर संपाती है। तो ध्यान से देखिए, आपके किताब में जो भी प्रश्न होगा वह इसी रूप में होगा, ठीक है। पहला समीकरण यह होगा और दूसरा समीकरण यह होगा, यानी इस रूप में एक्स प्लस वाई बराबर कुछ ना कुछ होगा और एक्स प्लस वाई बराबर कुछ ना कुछ होगा, यानी यहाँ पे कुछ होगा ए, यहाँ पे हो सकता है बी और यहाँ हो सकता है सी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सी पहले होगा और बराबर करके 0 होगा, तो उससे कोई टेंशन नहीं है हमको, ठीक। यहाँ भी उसी तरह का हल होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा और यहाँ सी, कोई भी समीकरण इसी रूप में होगा, ठीक। और चूंकि दो गो समीकरण है, समीकरण का युग्म है, तो पहला मान लीजिए आपका a1 b1 c1 है और दूसरा मान लीजिए a2 b2 और c2 है, ठीक। देखिए, कोई भी समीकरण का जो युग्म होगा वह ठीक इसी रूप में होगा, ठीक है। यहाँ पे चर पद होगा x और y और अचर पद होगा a1 b1 और c1, ठीक। उसी प्रकार यहाँ भी चर पद होगा x और y और अचर पद होगा a2 b2 c2, ठीक। यानी इसी रूप में होगा कोई भी समीकरण का युग्म, ठीक। तो हम कैसे पता करेंगे कि यह जो समीकरण का युग्म है इसका ग्राफीय आलेख इस तरह का होगा, यानी प्रतिच्छेद करेगा, या इसका ग्राफीय आलेख समांतर है, ठीक, या फिर इसका ग्राफीय आलेख जो है वह एक ही रेखा पर दूसरा रेखा चढ़ जा रहा है, हम कैसे पता करेंगे। तो इसका एकदम आसान सा ट्रिक है। तो देखिए, इसका जितना भी अचर पद है, a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, c1 है, c2 है, इसी के अनुपात से हम पता करते हैं। कैसे करते हैं, इसके लिए क्या ट्रिक है, अगर मान लीजिए आपका कोई भी समीकरण ठीक इसी रूप में है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं है, देखिए यहाँ बराबर देखिए काटा हुआ है, ठीक। अगर a1 बटा a2 यानी यह जो x जो चर पद है इसका जो गुणांक है अचर, और यहाँ इस समीकरण में x का जो गुणांक है अचर, इस दोनों का अनुपात, और y का जो गुणांक है इसका अनुपात अगर बराबर नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि यह दोनों समीकरण क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, और इसका एक हल है इसका, ठीक है। ग्राफीय आलेख क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। लेकिन अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो जाता है, ठीक, लेकिन बराबर c1 बटा c2 नहीं है, यह अलग है, c1 बटा c2 दूसरा आ जा रहा है, लेकिन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, तो हम समझ जाएंगे कि इसका जो इस समीकरण का जो ग्राफीय आलेख है यह इस तरह का है, यानी समांतर है, ठीक, और इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक। अगर मान लीजिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो जा रहा है, बराबर c1 बटा c2 भी हो जा रहा है, यह तीनों क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। अगर ऐसा हाल हुआ तो समझ जाइएगा कि यह जो दोनों समीकरण है यह एक दूसरे के संपाती, मतलब एक दूसरे पर चढ़ जा रहा है ग्राफीय आलेख में, और इसका बहुत सारा हल होगा, ठीक है। और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, c1 बटा c2 बराबर नहीं है, तो समझ जाइएगा क्या कि यह इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यह समांतर है इसका ग्राफीय आलेख, ठीक। और जिसका एक हल है कम से कम, उसका पहले ही आपको पता चल जाएगा, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 नहीं होगा। चलिए देखिए, जैसे इसी प्रश्न को हम हल किए हैं तो इसका ग्राफीय आलेख कैसा था, ऐसा था, ठीक। अब क्यों आया है ऐसा, तो देख लीजिए, a1 बटा a2 2 बटा 4 हो जाएगा, इसका b1 बटा b2 क्या हो जाएगा, 3 बटा 2। ध्यान से देखिए, यह दोनों बराबर नहीं है,
ठीक है। 2/4 अलग है और 3/2 अलग है, यह दोनों बराबर कभी नहीं होगा। ठीक, और जब बराबर नहीं है तो यहाँ पे बराबर, जब a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है तो उसका क्या होता है, एक हल होता है कम से कम। ठीक है, यानी एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, तो इस तरह से अगर आपके पास दो समीकरण है तो उसका जो अचर पद है उसके अनुपात से आप पता लगा सकते हैं कि उसका एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अनेक हल होगा। यानी ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन है वह प्रतिच्छेद करता हुआ होगा या समांतर रेखा होगा या फिर समपाती रेखा होगा। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा। आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, अच्छे से याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब जो है यह जो ग्राफीय विधि है इसको आप अच्छे से समझ चुके हैं। ग्राफीय विधि में क्या पढ़ना है, कैसे हम हल करेंगे। ठीक, अब हम समझते हैं यह जो बीजगणितीय विधि में यह जो तीन विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ज गुणन विधि, यह तीनों क्या चीज़ है। तो चलिए हमारा पहला जो विधि है बीजगणितीय विधि में प्रतिस्थापन विधि, इसको हम समझते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और कैसे इस तरह से हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न तो यही है, प्रश्न आपको तो हम बता दिए हैं कि इस तरह से ही पूछ सकता है और इस तरह से ही पूछ सकता है। ठीक है, शब्दों के रूप में भी होगा और समीकरण के रूप में भी होगा। तो हमको क्या करना है, समीकरण इस तरह का है तो इस दोनों समीकरण को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब प्रतिस्थापन विधि कैसे उपयोग होगा तो ध्यान से देखिए, इस समीकरण को हम समीकरण 1 मान लेंगे और इस समीकरण को हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब समीकरण 2 को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, यह जो समीकरण है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे इसमें। तो ध्यान से देखिए 4x बराबर यह 2y क्या हो जाएगा, इधर आगे घट जाएगा यानी 30 माइनस 2y हो जाएगा। यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 30 माइनस 2y बटा 4 हो जाएगा। यह 4 इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, यह जो x का मान हमारा कितना आया, इतना आया, हम इसको समीकरण 1 इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ध्यान से देखिए 2x है यहाँ पे, तो यहाँ 2 गुने x कर देंगे, x का मान जितना है उतना लिख देंगे। ठीक है, प्लस 3y बराबर 21 है तो प्लस 3y बराबर 21। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। यहाँ से देखिए 2 से कट जाएगा यह 2 मरतबे। अगर इसको हम जोड़ देंगे, बटा पर वाला जोड़, यह और यह अलग अलग, तो नीचे 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 2y। ठीक, यहाँ बटा 1 है तो 1 दूना 2 तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 6y बराबर 21। ठीक है, और ध्यान से देखिए यह 2 उधर आके गुना हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारा क्या बच जाएगा, माइनस 2y प्लस 6y क्या हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 6y, यह हो जाएगा 4y। ठीक है, और 30 है तो यहाँ प्लस 30 हम रहने देते हैं, बराबर 2 इधर आके गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 42। अब ध्यान से देखिए यह 4y बराबर क्या हो जाएगा, 30 इधर प्लस में इधर जाके घट जाएगा तो 42 में से 30 गया 12 हो जाएगा। ठीक है, और 4 इधर गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा तो 12 भागा 4 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रतिस्थापित जैसा ही हम किए हैं समीकरण 1 में x का मान, हमारा y का वैल्यू फट से आ गया कितना 3। ठीक, जैसा ही यह y के बराबर 3, y का मान 3 आया, ऐसा ही हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए y बराबर 3 का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे। यह 3 आया है y बराबर, हम क्या करेंगे इसको इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ इसमें क्या है, x बराबर ध्यान से देखिए 30 घटाओ 2y है तो 30 घटाओ 2y यानी 2 गुने y कितना है 3, यही होगा, बटा 4 है तो 4 कर देंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिए 30 में से कितना घट जाएगा, 3 दूना 6 बटा 4 हो जाएगा, बराबर 30 में से 6 गया 24 बटा 4, 4 छक 24, यहाँ क्या आएगा 6। तो x बराबर आपका क्या आ गया 6 आ गया, y बराबर कितना था 3 था। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कलम का दाम x माने थे और पेंसिल का दाम y माने थे। ठीक है, तो यहाँ जो आपका y आया है 3, यह किस चीज़ का दाम है, यह पेंसिल का दाम है। ठीक है, यहाँ लास्ट में आप लिख देंगे कि अतः पेंसिल का दाम क्या है 3 रुपया। और यह जो x बराबर 6 आया है यह किस चीज़ का दाम है, यह कलम का दाम है। ठीक है, लास्ट में आप लिख देंगे कि अतः कलम का दाम बराबर x बराबर 6 रुपया। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं अगला विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड क्या है। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड। विलोपन का मतलब विलुप्त कर देना। हम क्या करते हैं इसमें, किसी एक चर को विलुप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब जैसे देखिए 2 समीकरण, यही समीकरण है दोनों, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, हम कैसे किसी एक पद को विलुप्त कर देंगे, एक चर के सहित पूरे पद को विलुप्त कर देंगे।
तो हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इस समीकरण में देखिए यहाँ पे 4x है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी किसी संख्या से गुना करेंगे ताकि इतना के बराबर आ जाए, या फिर यहाँ जो है इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो जो आसान होगा हम उसको करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे 4x है, अगर हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो यह भी दूना 4x हो जाएगा। 4x और 4x यह दोनों बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जोड़ के या घटा के इसको शून्य करने का प्रयास करेंगे। जैसा ही शून्य होगा तो हमारे पास मात्र एगो चर बचेगा, और एगो चर बचेगा तो उसका मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक, देखिए बोलेंगे तो समझ में आप नहीं आएगा, जैसे हम करके आपको बताते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए हमारा समीकरण 2 क्या है, 4x + 2y = 30। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में गुना कर देंगे 2 से। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर बराबर है, अगर हम इस तरफ 2 से गुना करेंगे तो इस तरफ भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर। अब हम 2 से ही क्यों कर रहे हैं, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, +3 दूना 6y, बराबर है तो बराबर, और 21 दूना क्या हो जाएगा, 42। चूँकि गुना कर रहे हैं दोनों तरफ बराबर से गुना करना होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ समीकरण 2 में यहाँ 4x है और यहाँ भी 4x है। अब हम इस समीकरण में से इसको घटाएंगे तो यह 4x घटाओ 4x जो है घट के शून्य हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ y चर वाला पद बचेगा, तो आसानी से y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में से 2 से गुना कर दिए हैं तो यह आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण इस 2 समीकरण को घटा देंगे। तो ध्यान से देखिए इसी तरह से घटेगा। अच्छा सा देखिए, समीकरण 3 घटाओ समीकरण 2 कर दिए हैं। देखिए समीकरण 3 यह है और समीकरण 2 है। समीकरण 3 को हम यहाँ लिख दिए हैं। ठीक, और इसमें से हमको घटाना है समीकरण 2, तो समीकरण 2 को हम इस तरह से घटाएंगे। देखिए 4x + 2y है तो घटाओ 4x + 2y, और बराबर 30 है तो घटाओ 30। ठीक है, यह पूरा घटेगा, जब इस समीकरण में से इसको घटाएंगे तब पूरा घटेगा ना। ठीक, हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को फिर से इधर लिख देंगे। देखिए 4x + 6y = 42 है, यही चीज़ को लिख दिए। अब हम घटाओ इसको लिख देंगे, यहाँ घटाओ 4x है तो घटाओ 4x। देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो -2y हो जाएगा, बराबर -30 है तो -30। अब यह घटेगा तो क्या होगा, 4x में से 4x गया, शून्य हो गया, कट के ख़त्म हो गया। 6y में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4y बचेगा, बराबर 42 में से 30 गया, यह हो जाएगा 12। ध्यान से देखिए यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, यह 4 इधर जाएगा तो 12/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 तिहाई 12, यानी आपका जो y का मान है वह कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को डाल देंगे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, आपको जिसमें मन करे डाल दीजिए। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे y = 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 किसी में आप रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 21, तो हम इतना लिख दिया। अब हम इसमें y का मान 3 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2x + 3y है तो y का मान 3, तो 3 × 3 हो जाएगा, बराबर 21। यहाँ देखिए 2x, या 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 इधर जाएगा तो घटाव में हो जाएगा, यानी 21 घटाव 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 21 में से 9 गया, 21 में से 9 गया हो जाएगा 12, और यहाँ देखिए यह 2 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 6 = 12। ध्यान से देखिए यहाँ x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक, अब इस प्रश्न में x क्या था, कलम का मूल्य था, और y क्या था, पेंसिल का मूल्य। ठीक है, तो y जो है 3, यह क्या आ गया आपका, पेंसिल का मूल्य आ गया। यहाँ x बराबर 6 क्या आ गया, कलम का दाम आ गया। ठीक है, हम लास्ट में लिख देंगे अतः पेंसिल का दाम 3 रुपया और कलम का दाम 6 रुपया। तो यह जो तरीका है यह विलोपन विधि है, यानी एलिमिनेशन मेथड। हम क्या करते हैं इसमें, इस दोनों समीकरण में किसी एक पद को बराबर करने का प्रयास करते हैं गुना करके, और बाद में पहले में से दूसरे को घटा देते हैं या जोड़ के उसको ख़त्म कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या किए हैं, घटाए हैं तो x वाला जो पद है यह ख़त्म हो गया, मात्र y वाला बचा है। हम आसानी से y का मान ज्ञात कर लिए हैं, और इस y का मान इसमें डाल के आसानी से x का भी मान ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने समझा विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। इस तरह से यह सब विधि हम लोग जान चुके हैं। अब लास्ट वाला जो विधि है वज्र गुणन विधि, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, देखिए कोई भी समीकरण जो होगा, यह जो समीकरण है यह ठीक इसी रूप में होगा। ठीक है, यहाँ देखिए बराबर 21 है,
हम क्या कर सकते हैं, इस 21 को पहले माइनस में ले आ देंगे और बराबर शून्य कर देंगे। यहाँ भी 30 है तो 30 को बराबर के इधर ले आएंगे, -30 हो जाएगा और बराबर के उधर शून्य कर देंगे। तो कहने का मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं किसी भी समीकरण को। समीकरण का जो युग्म है इस अध्याय में जो हमको पढ़ना है, समीकरणों का युग्म का हल ज्ञात करना है, तो वह सब इसी रूप में होगा। ठीक है, A1 x B1 y C1 A2 x B2 y और C2 बराबर शून्य, इसी रूप में होगा। कहने का मतलब है x यह चर है और A1 A B C यह क्या है, यह सब अचर पद है। ठीक, तो यहाँ देखिए डायरेक्टली x और y का मान ज्ञात करने का एक सूत्र है। ठीक है, यह जल्दी याद रहता नहीं है बच्चों को, बच्चे भूल जाते हैं इसको, लेकिन डायरेक्टली इसको ज्ञात करने का सूत्र है। और यह सूत्र क्या है, देखिए x बराबर B1 गुने C2। देखिए हमको चूँकि x का मान ज्ञात करना है, इस x का मान, तो हम क्या करते हैं, इससे इसको गुना कर देते हैं, घटाओ B2 गुने C1, घटाओ इसको इससे गुना कर देते हैं। ठीक, फिर नीचा A1 गुने A2 नहीं A1 गुने B2, तो इसको हम इससे गुना कर देते हैं और घटाओ A2 गुने B1 यानी इससे इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इतना कर देने से हमारा क्या आ जाता है, x का मान आ जाता है। ठीक ठीक उसी प्रकार y का मान ज्ञात करने के लिए C1 गुने A2 करते हैं। अब देखिए इससे इसको गुना कर देते हैं। ठीक, घटाओ C2 गुने A1, इसको इससे गुना कर देते हैं। ठीक, अब बटा यहाँ जितना है उतना ही यहाँ भी कर देते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र से हमको डायरेक्टली x और y का मान ज्ञात हो जाता है। ठीक, अब सही में ज्ञात होता है कि नहीं इसको हम चेक भी कर लेते हैं। तो अभी हम लोग इस प्रश्न को हल किए हैं, इन सभी विधियों से हम इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। लास्ट वाला जो विधि है इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक, तो हमारा जो समीकरण है सो यही है। इस समीकरण को हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस रूप में। देखिए हम क्या किए हैं, इस 21 को बराबर के पहले कर दिए हैं, -21 हो गया, बराबर शून्य हो जाएगा। ठीक, वैसे ही इस 30 को बराबर के पहले कर दिए हैं तो -30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर सकते हैं हम। ठीक, अब देखिए इसको हम A1 कर लेंगे, इसको B1, इसको C1। ठीक, यह हो गया हमारा A2 B2 और यह हो जाएगा C2। ठीक, अब डायरेक्टली x का मान ज्ञात करने के लिए हम इसका फार्मूला पर डालेंगे। B1 गुने C2 क्या हो जाएगा, x बराबर B1 गुने C2 है, तो देखिए यह गुने यह हो जाएगा, यानी -30 गुने 3 घटाओ B2 गुने C1, यह गुने यह हो जाएगा, यानी -21 गुने 2 गुने -21 बट्टा A1 गुने B2 है, यानी यह गुने यह है तो 2 दूना 4 घटाओ A2 गुने B1 यानी यह गुने यह, यानी 4 तिहाई 12, यही होगा। देखिए यहाँ से कैसे आता है आंसर, 30 तिहाई 90 हो जाएगा तो -90 हो जाएगा। यहाँ घटाओ है तो घटाओ, यहाँ देखिए 21 दूना 42, तो यहाँ देखिए -42 होगा। ठीक, बट्टा हो जाएगा -8, 4 में से 12 जाएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए -90 है, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, 42 हो जाएगा बट्टा -8। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ ध्यान से, यह जो -30 गुने 3 है यह -90 हो जाएगा, माइनस है तो -21 गुने 2 -42 हो जाएगा, तो -42 हम इधर ब्रैकेट में लिख दिए हैं। ठीक, 4 में से 12 घटेगा तो -8 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ -90 है तो -90, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 42 है तो 42, -8 जो है यह नीचे उतर जाएगा -8। अब देखिए -90 में से 42 घटेगा तो क्या होगा, आंसर आपका माइनस में ही आएगा, -48 होगा बट्टा -8। देखिए 8 प्लस माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 छक 48। यहाँ देखिए क्या आ गया आपका 6 आ गया, x बराबर आपका क्या आ गया 6। ठीक है, हर बार x आपका कितना आ रहा है, x क्या माने थे हम, कलम का मूल्य। ठीक है, यह कलम का मूल्य आपका आ गया। ठीक है, एकदम आसानी से इस ट्रिक पे। वैसे ही हम y का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। y का फॉर्मूला क्या है, C1 गुने A2। ठीक है, C1 गुने A2, देखिए ध्यान से C1 गुने A2, यह यहाँ -21 गुने 4 होगा तो -21 चौका क्या हो जाएगा, -84 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो फिर -C2 गुने A1, यानी C2 यह गुने यह, तो -30 गुने 2 का हो जाएगा, -60 हो जाएगा बटा A2 जो यहाँ है वही यहाँ भी रहेगा, तो नीचे यहाँ -8 आया है तो यहाँ भी -8 ही रह जाएगा। ठीक है, गुना करने का क्या फ़ायदा है, उतना ही है। तो अब क्या करेंगे, देखिए -84 है तो 84 रहने देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 60 हो जाएगा बटा -8। यहाँ देखिए या -84 और +60 कितना हो जाएगा,
24 हो जाएगा, माइनस बटा -8, यहाँ से माइनस माइनस प्लस कट जाएगा और 8 3 24। तो y बराबर आपका क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, y बराबर 3। और y आप क्या माने हुए थे, यहाँ से देखिए पेंसिल का मूल्य, तो हर बार पेंसिल का मूल्य भी कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। तो हम लास्ट में लिख देंगे इस तरह से बनाते हुए कि अतः कलम का मूल्य 6 रुपया और पेंसिल का मूल्य 3 रुपया। तो देखिए इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको हल करते हैं। इसी को कहते हैं वज्र गुणन विधि, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका सूत्र यही है। इस सूत्र को क्या करेंगे, आप याद कर लेंगे इस दोनों सूत्र को। ठीक है, सबसे पहले समीकरण को हम क्या करेंगे, इस रूप में सेट कर देंगे, सजा देंगे। ठीक, और इस सूत्र पर हम क्या करेंगे, इसको बैठा के गुना करके आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने एक प्रश्न के द्वारा ग्राफीय विधि को भी समझ लिया, बीजगणितीय विधि में प्रतिस्थापन विधि को भी समझ लिया, विलोपन विधि को भी समझ लिया, वज्र गुणन विधि को भी समझ लिया। तो देखिए इस तरह से इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं प्रश्नावलियों में, तो उन प्रश्नों को हल करने का जो तरीका है वो सभी को हम अच्छे से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक, अब हमारा काम है आगे अच्छे से वीडियो को देखना, आप देखेंगे अच्छे से समझेंगे और प्रश्नावली के प्रश्नों को खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम प्रश्नों को हल करते हुए आएंगे। यहाँ देखिए प्रश्नावली 3.7 इच्छिक प्रश्न लास्ट प्रश्नावली है यहाँ, मतलब कुल मिलाकर 7 को प्रश्नावली इसमें आपको हल करना है। ठीक, तो हम एक एक करके सही प्रश्नावली को हल करेंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखें और चीज़ों को समझें, तथ्यों को क्या है। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा ले ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, पढ़ते रहें और खुश रहें।